बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। शाम 5 बजे तक इस जजीरे के तूफान की जद में आने का खतरा है। बज़ाहिर तो तूफान की आमद के कोई आसार नहीं। मैंने सिगरेट केस से एक सिगरेट निकाल कर सुलगाई, लेकिन एहतियात अच्छी चीज है। तहजीब और बुढ़ मुझे हैरत से देख रहे थे। ये मैं क्या देख रही हूँ अली, तुम सिगरेट नोशी कर रहे हो? हाँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा, ये दोनों चीजें मुझे तोहफतन मिली हैं तहजीब, लिहाजा अब सिगरेट भी पीनी पड़ेगी। मैं समझ गया चीफ, बुढ़ ने मैंने खेज अंदाज में कहा। इन दोनों चीजों का यकीनन कोई खास मुसर्रफ होगा। तुम सिर्फ इनका जवाब पैदा करने के लिए सिगरेट पीने पर मजबूर हो। मैंने सिगरेट का एक तवील कश लिया। बिलाजवाज तो कोई काम भी नहीं करना चाहिए। मैंने सिगरेट का कसीफ धुआं उगलते हुए कहा और बुढ़ सर को इस बात की जुम्बश देकर खामोश हो गया। तो तुम हम दोनों के इन लोगों के रहमो करम पर छोड़कर चले जाओगे? चंद लम्हों बाद तहजीब गोया हुई। रहमो करम से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कदरे तेज होकर कहा। इनसे तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची है या किसी ने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की है? ऐसी तो कोई बात नहीं अली, लेकिन तुम्हारे बगैर वक्त बहुत मुश्किल से गुजरेगा। ये मुश्किल तो मेरे साथ भी है तहजीब। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वापस आ जाऊं। मैंने सिगरेट का टोटा खिड़की से बाहर उछाला और उन दोनों को बाहर ना निकलने की तलकीन करता हुआ खुद बाहर निकल आया। मैं अपने हट में दाखिल हुआ तो लीकवान मुझे देखकर मुस्कुराया। तुम्हारी मेहनत आखिरकार बराबर साबित हुई, उसने मैंने खेज लहजे में कहा। ये जो कुछ भी है उसके लिए मैं तुम्हारा ममनून एहसान हूँ मास्टर ली। तुमने ताउन ना किया होता तो मालूम नहीं हालात क्या होते। हालात होते नहीं, पैदा किए जाते हैं, लीकवान ने सरदंश करने वाले अंदाज में कहा। बाज़ तुम बेवकूफ़ी की बातें करने लग जाते हो। मैं हंस पड़ा। ऐसा ना कहा करो लीकवान, तुम अगर मेरे उस्ताद हो, कोई और सुनेगा तो क्या कहेगा? लीकवान ने बुरा सा मुंह बनाया। तुम ज़हीन जरूर हो मगर दानिशमंदी की कमी है। दानिशमंदी का ताल्लुक ज़हानत, उम्र और तजर्बे से होता है। मैंने एक सिगरेट सुलगाई। हर चीज का एक वक्त होता है लीकवान। दानिशमंदी से ज्यादा जरूरी अजीम तर इसराइल के क़याम का काम है। उससे फुर्सत मिली तो दानिशमंदी भी करूंगा। दोपहर 2 बजे के करीब हवा बिल्कुल बंद हो गई और हब्स बहुत ज्यादा हो गया। रफ्ता रफ्ता हब्स इतना बड़ा कि सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। ये तूफान की आमद का वादे इशारा था। हब्स की ये कैफियत अंधेरा फैलने के बाद खत्म हुई और इब्तदा ठंडी हवा के तेज झोंकों से हुई थी, जिनमें बारिश के छींटे भी शामिल थे। बारिश की इब्तदा ठंडी हवा के तेज झोंकों से हुई थी, जिनके साथ बारिश के छींटे भी शामिल थे, जिसके बाद ठंडी हवा के ये झोंके बड़े गनीमत मालूम होते थे। लेकिन इस बात से सभी वाकिफ थे कि अब तूफान आएगा। हवा की रफ्तार में बदतरीन तेजी पैदा होती जा रही थी। बादलों की गरज चमक तो पहले ही चल रही थी और अब उसमें तेज सनसनाहट भी शामिल हो गई थी। मैंने उठकर खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर दिए। ये समंदरी तूफान और हवा की रफ्तार में जिस तेजी से इजाफा हो रहा था, उसके पेश नजर ये खतरा मौजूद था कि समंदर की लहरें जजीरे पर दौड़ेंगी और अगर ऐसा हो गया होता तो शायद हम लोग इस खौफनाक जजीरे में बेबसी की मौत मर जाते। लेकिन लहरें समंदरी जजीरे पर नहीं आई। हवा की शिद्दत अचानक ही दम तोड़ गई, लेकिन बारिश की रफ्तार तेज हो गई थी और फिजा में ठंड पैदा हो गई थी। लीकवान फर्श पर कमल का आसन जमाए साकिब सामिद बैठा था। वो गिरदो पेश से कतन बेगाना नजर आ रहा था। मैंने उठकर रकबी सिमत वाली खिड़की खोली और दोबारा अपनी नशिस्त पर बैठ गया। हवा चूंकि थम गई थी, इसलिए बारिश के बौछार अंदर गिरने का इम्कान नहीं था। खिड़की खुलने से अलबत्ता शोर में इजाफा होता गया। तेजी से बरसती हुई बारिश के कतरों के मुख्तलिफ चीजों पर गिरने का शोर, बादलों की आपस में टकराने से पैदा होने वाली गर्ज और जजीरे पर बारिश के बहते हुए पानी का शोर मेरा ज़हन परागंदा और बारिश के बहते हुए पानी के शोर से मेरा ज़हन परागंदा होने लगा। बैक वक्त बहुत सी सोचों ने ज़हन पर हमला कर दिया था, जबकि मैं एक वक्त में एक ही बात सोचना चाहता था। चुनाचे मैं इन तमाम ख्यालात को ज़हन से झटक कर उठा और कैतली में पानी भर के इलेक्ट्रिक हीटर पर रख दिया। इस वक्त काफी पीना सिर्फ मौसम का तकादा ही नहीं था, मेरी जरूरत भी थी। गर्म गर्म काफी के एक ही कप ने मेरे ख्यालात को एक नुकड़ पर मरकूज कर दिया। वो मंजर मेरे सामने उजागर हो गया जब मैं इजरायली फौजियों की गोलियों का निशाना बनकर दरियाए लुबनान में गिर गया था। वो ऐसा हादसा था जिससे जिंदा बच निकलना किसी मौजज़े से कम नहीं था, लेकिन ये मोइता रूनुमा हुआ था। तंजीम आज़ादी फलस्तीन के दरमियान रहकर मुझे दोबारा तरबियत हासिल करने का मौका मिला था। मुझे तरबियत देने वाले तमाम लोग मेरी इस्तेदाद पर रिश्क करते थे। मैं भी खुद को पूरी इत्मीनान महसूस करने लगा था। मुझे नहीं मालूम था कि एक रोज मुझे लीकवान जैसा उस्ताद मिलेगा जिससे 6 माह तरबियत हासिल करने के बाद मेरी तशनगी में इजाफा हो जाएगा। लीकवान से कबल मैंने जो कुछ भी सीखा था
वो मुझे हीच मालूम होने लगा था। ली कुआन से कबल किसी ने भी मुझे मार्शल आर्ट्स के साइंटिफिक पहलू उजागर करने की कोशिश नहीं की थी। ये ली कुआन ही था जिसने ये कारनामा सर अंजाम दिया था। वो वाकई ही मास्टर था और अपने फन से मुतल्लक मालूमात का एक ना खत्म होने वाला खजाना था। मुझे अपनी पहली मुहिम याद आई। अहमद रश के साथ इसराइल के 2 कांकरेड अगवा करके हमने पूरी सेहूनी दुनिया में हलचल मचा दी थी। इस मंसूबे का खालिक मैं था और उसी बुनियाद पर मुझे उस मिशन का इंचार्ज बना दिया गया था। मेरी हिकमत अमली कामयाब साबित हुई थी और अगर अहमद रश ने जल्दबाजी का मुजाहरा ना किया होता तो हालात मुख्तलिफ भी हो सकते थे। मंसूबा मेरी अब तक की जिंदगी का शायकार था। मैंने वो मंसूबा बड़ी बारीक बीनी से तरतीब दिया था। न सिर्फ तरतीब दिया था बल्कि मैं उसमें अमली तौर पर भी शरीक था। मेरा मंसूबा आखिरी मरहल में उस तरह पूरा ना हो सका जिस तरह मैंने चाहा था। ताहम हमारा मकसद पूरा हो गया था और अमन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद नहीं हो सकी थी। मैं इस बात से बेखबर था कि रैंडल हावर्ड नामी एक यहूदी मेरी तलाश में सरगर्दा है। अगर ये तहजीब ने बाद में मुझे इस खतरे से आगाह कर दिया था, लेकिन मैंने उसे इतनी अहमियत नहीं दी थी जितनी के देनी चाहिए थी। इस जजीरे पर कैद उसी बेपरवाही का नतीजा थी। पहली बार मैं इसराइली कैंप से फरार होने के बाद लापता हुआ था तो तहजीब मुझे तलाश करती फिर रही थी और अब गोटेल एयरपोर्ट से गायब हुआ था तो यकीनन जनरल टेरेस मुझे तलाश कर रहा होगा। इराक से रवाना होते वक्त मैंने इराक में गोटेल के सफीर मिस्टर निग्रोमा को हदायत की थी कि वो हमारे गोटेल आमद से जनरल टेरेस को मुतला कर दे। हमारी गोटेल आमद की खबर जनरल टेरेस तक तो ना पहुंच सकी, अलबत्ता रैंडल को होगी। ये मुमकिन नहीं था कि 6 माह से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद जनरल टेरेस को असल सूरत हाल का इल्म ना हो सका हो। मुझे यकीन था कि हमारे गायब हो जाने के चंद दिन के अंदर अंदर जनरल टेरेस को इल्म हो गया होगा कि हमारे साथ कोई सान्या पेश आया है। उसने हमारा सुराग लगाने की कोशिश भी की होगी, मगर इन लोगों ने अपना कोई सुराग छोड़ा ही नहीं था। अगर छोड़ा होता तो भी उसे ये कैसे इल्म हो सकता था कि हम कहाँ कैद किए गए हैं। मुझे जो मुहिम सौंपी गई थी उसका ताल्लुक भी घोटे हिल से ही था। घोटे हिल पहुंचने के बाद जनरल टेरेस से मुलाकात नागजीर थी। वो मुझे देखकर बहुत खुश होता, लेकिन उसके साथ ही मुझ पर सवालात की बौछार भी करता। मुझे उसके सामने मुसलसल झूठ बोलना था। कामयाब होने के लिए झूठ का सहारा लेना अशद जरूरी था। बसूरत दिगर अपनी मंजिल के करीब पहुंचकर भी मंजिल से दूर हो सकता था। जजीरे पर क़यामत खीज़ बारिश हो रही थी, मगर ली कुआन पत्थर के मुजस्मे की तरह साकित और सामित बैठा था। मैंने अपने लिए काफी का 1 कप और बनाया और उसे पीने के दौरान अपना लाएअमल मुरत्तब करने की कोशिश करने लगा। होटल में मुझे हर तरह की सहूलत मुयसर होती, मैं किसी भी मामले में मुदाखलत कर सकता था। जनरल टेरेस मेरी मुदाखलत पर फूला ना समाता। वो हर मामले में मेरे मशवरों का ख्वाह रहा करता था। ना सिर्फ ख्वाह रहता बल्कि मेरे किसी मशवरे को भी नजरअंदाज नहीं करता था। मैंने उसकी जितनी मदद की थी उसके बाद मेरी किसी बात को रद्द करना उसके लिए मुमकिन भी नहीं था। अगर मैं उसकी मदद ना करता तो वो इक़्तिदार में ना आता, और वो भी इस बात को दिल से तस्लीम करता था कि ये सिर्फ मेरी जात थी जो उसे इक़्तिदार में लाने के बायस बनी। उसने माजी में भी मुझे और मेरे दोस्तों को हर किस्म की मराद फराम की थी और मुझे यकीन था कि मुस्तकबिल में भी वो करता रहेगा, लेकिन इस बार मैं उसे इस्तेमाल करने जा रहा था। उसके इल्म में लाए बगैर के मेरे अज़ाइम क्या हैं। जनरल टेरेस फलस्तीनियों की हामियों में से था। यही वजह थी कि उसने अरब ममालिक के वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कबूल की थी। इम्कान यह था कि ये कॉन्फ्रेंस असम्बली हाल में मुनक्कद होगी और रैंडल हावर्ड की फरमाइश के मुताबिक शहज़ादा साइम को उस वक्त ठिकाने लगाना था जब वो कॉन्फ्रेंस में शरीक हो। अभी तक मुझे कोई हथियार फराम नहीं किया गया था, लेकिन मैं अंदाजा कर सकता था कि यहाँ से रवाना होने से कबल कोई टाइम बम वगैरह जरूर दिया जाएगा ताकि उसे किसी मुनासिब वक्त पर और मुनासिब जगह नस्ब करने की कोशिश की जा सके। यह भी मुमकिन था, बल्कि यही इम्कान ज्यादा था कि टाइम बम की बजाय मुझे कोई रिमोट कंट्रोल बम दिया जाएगा। टाइम बम के मुकाबले में रिमोट कंट्रोल ज्यादा मुअस्सर और यकीनी काम करता है। रात के 10 बजे के करीब मैं सोने के लिए लेटा और ऐन उसी वक्त लाइट चली गई। शायद जनरेटर में कोई खराबी पैदा हो गई थी। लाइट जाने की वजह से गहरी तारीकी छा गई। माहौल खासा पुरअसरार हो गया था। मूसलाधार बारिश 3 घंटे गुजर जाने के बावजूद पहले किसी रफ्तार से हो रही थी। कभी कभी बादलों के गरजने से कबल बिजली चमकती तो चंद लम्हों के लिए रोशनी फैलती और फिर पहले किसी तारीकी मुसल्लत हो जाती। अंधेरा इस कदर गहरा था कि उसमें चंद कदम के फासले पर भी कुछ देखना मुमकिन नहीं था। ली कुआन अभी तक मुराकबे में था। मैं उसे देख नहीं सकता था। इस किस्म के मुराकबे उसके मामूलात में शामिल थे। कुछ अजब नहीं था कि इस आलम में वो सारी रात गुजार देता। बिस्तर पर लेटने के 10 मिनट के अंदर अंदर मैं सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मुझे ये महसूस हुआ कि कोई गैर मामूली बात है जिसकी वजह से मेरी आंख खुली।
मैंने सबसे पहले अपनी रेडियम डायल वाली घड़ी पर नजर डाली। 10:30 बजे थे। गोया मैं कच्ची नींद से जागा था। मूसलाधार बारिश जारी थी और लाइट अब भी गायब थी। इंतहाई ज्यादा अंधेरा था। अंधेरे के बायस आंखें फाड़ फाड़ कर देखने के बावजूद मुझे कुछ नजर आना महाल था। उसके बावजूद मैं कमरे में अपने और ली कमान के अलावा किसी और शख्स की मौजूदगी महसूस कर रहा था। वो जो कोई भी था खिड़की के नजदीक ही था। ये बात तो यकीनी थी कि वो खिड़की के रास्ते ही अंदर दाखिल हुआ है। दरवाजे तो सब के सब बंद थे। फिर अचानक बिजली चमकी और वो मुझे नजर आ गया। उसका कद लीकवान के कद से भी छोटा था, जिसम अलबत्ता फरबई माइल था। उसने गहरे रंग का लिबास पहन रखा था जो पानी से शराबूर हो रहा था। इस कद काट का कोई शख्स मुझे अब तक जजीरे पर नजर नहीं आया था। मालूम नहीं वो कौन था और यहाँ क्यों आया था, जबकि रैंडल की तरफ से सख्त हदायत थी कि कोई कमरों से ना निकले। उस शख्स के दोनों हाथ खाली थे, इसलिए उसके बारे में नहीं कहा जा सकता था कि वो खतरनाक अज़ाइम लेकर यहाँ आया है। फिर आखिर इस तूफानी रात में यहाँ आने से उसका मकसद क्या है, मैं ये समझने से कासर था उसके लिए मुझे क्या करना था। लेकिन उसके अज़ाइम जल्द ही सामने आ गए। बिजली चमकने से जो रोशनी हुई थी उस शख्स की भी रहनुमाई की थी और उसने मुझे देख लिया था। चुनाचे वो आहिस्ता आहिस्ता चलता मेरे पलंग की तरफ बढ़ रहा था। बेहिस्सू हरकत लेटा उसके नजदीक आने का मुंतजिर था, मगर वो मुझसे कुछ फासले पर ही रुक गया। अली यार साहब, उसने सरगोशियाना अंदाज में आवाज दी। जनाब अली साहब, आप सो रहे हैं क्या? उसकी आवाज सुनकर मैंने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि वो मुझे खामोश पाकर क्या करता है। मिस्टर अली यार खान, उसने 2 कदम आगे बढ़कर कहा, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। ये बात तो जाहिर हो गई थी कि वो किसी बुरी नीयत से नहीं आया था। ताम ये तय होना बाकी था कि वो मेरी मदद क्या कर सकता है और मेरी मदद करने के लिए ये कौन सा वक्त है जो उसने मुंतखब किया है। कौन है? क्या बात है? मैं नींदा सी आवाज में बुड़बुड़ाया और उसकी तरफ करवट ली। ओह, आप उठ गए, वो खुशी से कपकपाती हुई आवाज में बोला और ऐन उसी वक्त लाइट आ गई। तेज रोशनी ने मेरी आंखें चका चौंध कर दी थी, मगर मैं उछलकर बैठ गया। कौन हो तुम? मैंने उसे घूरते हुए कहा। और यहाँ क्यों आए हो? मैं आपका दोस्त हूँ जनाब, और आपकी मदद करने के लिए आया हूँ, उसने अपने सर के बालों से पानी निचोड़ते हुए कहा। पहले अपना हुलिया तो दुरुस्त करो, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए काफी बनाता हूँ, फिर मैं पूछूंगा कि तुम मेरी मदद क्या कर सकते हो। इतना वक्त नहीं है जनाब, बस आप मुख्तसरन मेरी बात सुन लीजिए। मैं मोशी हावर्ड का बागी हूँ। मैंने गहरी नजरों से उसे देखा और उसने लीकवान की तरफ खौफजदा नजरों से देखा, जो बज़ाहिर दुनिया और माफिया से बेखबर था। हूँ तो तुम मोशी हावर्ड के गद्दार हो, मैंने कहा, लेकिन मैं तो नहीं हूँ। मैं गद्दार नहीं, तुम्हारा मददगार हूँ, और तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे अलावा मुझे उम्मीद की किरण कोई नजर नहीं आ रही थी। मुझे मालूम है कि तुम पर शख्सियत की तब्दीली का अमल किया गया है और वो गैर मौसर साबित हुआ है। अच्छा, मैंने स्पार्ट लहजे में कहा और एक सिगरेट निकाल कर और एक सिगरेट सुलगा ली। तुम्हें इस हकीकत का कैसे इल्म हुआ? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता, उसने हिचकिचाते हुए कहा। जिस शख्स के जरिए ये राज मुझे मालूम हुआ है उसने अपना नाम पोशीदा रखने को कहा है। खैर कोई बात नहीं, मैंने बदस्तूर बेतासर लहजे में कहा, लेकिन मोशी हावर्ड को ये बात मालूम नहीं। उसने जोर से अपने सर को मनफी में जुम्बश दी। वो इस बात से बेखबर है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब ये बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। मोशी हावर्ड ने मुझे यहाँ मेरी मर्जी के खिलाफ कैद कर रखा है। मैं उसकी कैद से निकलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि ऐसी कोई कोशिश कर सकूं। उस शख्स की जबरदस्तियों की वजह से मुझसे मेरे बीवी बच्चे तक छूट गए हैं। उन्हें खत तो लिख सकता हूँ, मगर वो भी नशर हो जाते हैं और मुझे ये इजाजत भी नहीं कि मैं उन्हें अपनी मौजूदा सूरत हाल से आगाह कर सकूं। आप मुझे अपने निजात दहिंदा महसूस हुए, इसलिए खतरा मोल लेकर आपके पास आया हूँ। बैठ जाओ, मैंने नरम लहजे में कहा, और वो अपने गीले कपड़ों समेत कुर्सी पर बैठ गया। मुझे तुमसे हमदर्दी है और मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुम इस तूफानी मौसम में यहाँ आए, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मेरी मदद करने आए हो। सब जानते हैं कि आप यहूदियों के दुश्मन हैं। मैं खुद भी यहूदी हूँ, मगर मोशी हावर्ड के रवैये की वजह से यहूदियत से मुतनफ़र हो गया हूँ। एक मैं ही नहीं, यहाँ हर शख्स उससे मुतनफ़र है, लेकिन खौफ की वजह से कोई उसके खिलाफ ज़बान नहीं खोल सकता। वो किसी पर एतबार नहीं करता। उसका अंदाजा इस बात से कर लो कि तकरीबन हर मुकाम पर खुफिया माइक्रोफोन नस्ब है। कहीं भी की जाने वाली कोई भी बात खुद ब खुद रिकॉर्ड हो जाती है। तब तो तुमने बहुत बुरा किया। अब तक तो उसे मालूम हो गया होगा कि तुमने उससे गद्दारी की है। इस तूफान की आड़ लेकर मैंने जनरेटर में खराबी पैदा कर दी थी और उसके साथ ही गुफ्तगू सुने जाने वाले सिस्टम भी खराब कर दिए थे।
खराबी तलाश करने और उसे दूर करने में 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। तुम तो खासे चालाक आदमी हो। मैंने उसे सताइशी नजरों से देखा। पूरा बंदोबस्त करने के बाद आए हो। मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? फिलहाल तो आप खुद भी कहती हैं, लेकिन खुशकिस्मत है कि आपको यहाँ से निकलने का मौका मिल रहा है। मैंने इस जजीरे के एक नक्शा तैयार किया है। उसने जेब में हाथ डालकर प्लास्टिक में लिपटा हुआ एक कागज निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। इसे देख लीजिए जनाब, ये नक्शा मैंने महज यादाश्त की मदद से तरतीब दिया है। जनरल टेरेस आपके दोस्त हैं। यहाँ से निकलने के बाद उनकी मदद से आप इस जजीरे पर रेड कर सकते हैं। मैंने उससे कागज ले लिया और उसे प्लास्टिक से बाहर निकाल कर उसका जायजा लेने लगा। वो हाथ से बनाया हुआ नक्शा था जिसके मुताबिक ये जजीरा गोटे हिल से 80 मील जनूब मगरब में था। बहुत खूब। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब तुम बाथरूम में जाकर लिबास तब्दील कर लो, फिर तुमसे मजीद गुफ्तगू होगी। मैं अब वापस जाऊंगा जनाब। अगर किसी को मेरी अदम मौजूदगी का इल्म हो गया तो आज रात तुम यहीं क़याम करोगे। सुबह मैं तुम्हें मोशे आवर्ड की खिदमत में पेश करूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? वो बुकला कर कुर्सी से खड़ा हो गया। क्या दुनिया में हमदर्दी करने वालों के साथ यही सलूक किया जाता है? बैठ जाओ। मैंने हाथ हिलाकर कहा, मैं तुम्हें मेहमान का दर्जा दे चुका हूँ और जिसे मैं मेहमान का दर्जा दे दूं वो मेरी मर्जी के बगैर हिल भी नहीं सकता। क्या आप मुझे मरवाने पर तुल गए हैं जनाब? अगर मोशे आवर्ड को बनक भी मिल गई तो मेरी जिंदगी का हर इम्कान खत्म हो जाएगा। मैंने बड़े गौर से उसे देखा। वो जिस्मानी काम करने का आदी मालूम होता था। शायद यही वजह थी कि उसके चेहरे पर बेपनाह घबराहट के तासरात थे। मैंने एक बार जो कह दिया कि तुम यहाँ से नहीं जाओगे, मैंने खुश्क लहजे में कहा, तुम्हारे हाथ का बना हुआ ये नक्शा तुम्हारे खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल होगा। मैं तो आपके पास बड़ी उम्मीदें लेकर आया था, उसने हाँफते हुए कहा, लेकिन आप तो मुझे ही मरवाए दे रहे हैं। मुझे अफसोस है मगर मैं जमीन पर इजराइल के एक भी गद्दार का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये हरकत तुमने कहीं और की होती तो मैं तुम्हें अपने हाथों से सजा देता, मगर ये चूंकि मोशे आवर्ड की अमलदारी है इसलिए तुम्हारा फैसला भी वही करेंगे। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा तारीक हो गया। मैंने खुद अपनी जिंदगी अपने हाथों से खत्म कर ली है। जुमले जरा मुख्तसर बोला करो, मैंने तंजिया लेने में कहा। जिंदगी खुद अपने हाथों खत्म करने को खुदकशी कहा जाता है। वो अचानक ही उठ खड़ा हुआ और कबल इसके कि मैं समझ पाता उसने पलटकर खिड़की की तरफ छलांग लगा दी। उसने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा किया था। मैंने उसके पीछे जस्ट लगा दी, लेकिन वहां बरसते हुए पानी, गरजते हुए बादलों और गहरी तारीकी के सिवा और था ही क्या। उस पूरी इसरार शख्स को अंधेरे की चादर ने निगल लिया था। उसने जितनी फुर्ती का मुजाहरा किया वो मेरे लिए हैरत अंगेज थी। मैं चंद लम्हे सोचता रहा और आखिरकार पलटकर कॉटेज में वापस आ गया। इन्हीं चंद लम्हों ने मुझे शराबूर करके रख दिया था, लिहाजा कपड़े तब्दील करना नागजीर हो गया था। जब मद्दे मुकाबिल को खुद से कमतर समझोगे तो ऐसे ही हालात से दो चार होना पड़ेगा, ली कवान ने कहा। गुज़िश्ता कई घंटों के दौरान उसने पहली बार लब कुशाई की थी, मगर उसकी पोजीशन में फर्क नहीं पड़ा था। आंखें बदस्तूर बंद थी। बाहर बारिश हो रही है, मैंने झींप कर कहा, वरना वो इस तरह ना निकलने पाता। इसी को तरबियत की कमी कहते हैं बरखुरदार, ली कवान ने कहा। वो दिन की रोशनी में भी तुम्हारे हाथ ना आता। क्यों? मैंने बेसाख्ता सवाल किया। इसलिए कि वो कीचड़ आलूद जमीन पर दौड़ने का माहिर था। तुम संभलते ही रह जाते और वो बचकर निकल जाता। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने हैरत से कहा। क्या तुम उससे वाकिफ हो? नहीं, मैं उससे वाकिफ नहीं, लेकिन किसी के बारे में कुछ मालूम होने के लिए उससे वाकिफ होना कतई जरूरी नहीं होता। मैं सोच में पड़ गया। ली कवान कह रहा था कि वो उससे वाकिफ नहीं। मैं ली कवान की बात जुटला नहीं सकता था, अगरचे उसने उस शख्स को एक बार भी नहीं देखा था, लेकिन मैं ली कवान की सलाहियतों से वाकिफ था। इस किस्म के अंदाजे लगाने के लिए वो किसी जरिए का मोहताज नहीं था। मालूम नहीं वो कौन शख्स था। मैं तो यही समझा था कि वो एक सुस्त और काहिल आदमी है। मैंने तो उससे उसका नाम तक नहीं पूछा था। अगली सुबह बड़ी खुशगवार थी। बारिश तकरीबन रात भर होती रही थी, लेकिन सुबह होते होते ना सिर्फ थम गई थी बल्कि आसमान भी साफ हो गया था। रात भर की बारिश के बाद पूरा जजीरा निखरा निखरा सा लग रहा था और आसमान की रंगत कुछ ज्यादा ही नीली मालूम हो रही थी। जमीन पर अलबत्ता जगह जगह पानी जमा था और कीचड़ भी। मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद था और मेरे साथ नकीता भी थी। मुझे मेरी ख्वाहिश पर तलब किया गया था और ये पहला मौका था कि ली कवान मेरे साथ नहीं था। मैं और नकीता कुर्सियों पर खामोश बैठे थे। नकीता आज भी तहजीब के मेकअप में थी। कुछ देर बाद स्क्रीन रोशन हुई और मैं संभल कर बैठ गया। स्क्रीन पर रैंडल का मुस्कुराता हुआ चेहरा नमूदार हुआ था। खैरियत तो है अली? रैंडल ने कहा। मालूम होता है तुम अपनी मुहिम पर जाने के लिए कुछ ज्यादा ही मुस्तरिब हो। ये बात भी है मोशे आवर्ड, मगर इस वक्त मैंने आपसे मिलने की ख्वाहिश किसी और वजह से जाहिर की थी। ओहो,
रैंडल संजीदा हो गया। क्या तुम्हें कोई मसला दरपेश है? मुझे खुशी है कि तुमने अपने किसी मसले के लिए मुझे याद किया। रात एक शख्स मेरे कॉटेज में घुस आया था जनाब, मैंने कहा, और रैंडल हैरत और इस्तेजाब की तस्वीर बन गया। रात तो बहुत शदीद तूफान था मिस्टर अली, और मेरी सख्त हदायत थी कि कोई शख्स बाहर ना निकले। वो शख्स बारिश में भीगा हुआ आया था और कॉटेज की अकबी खिड़की से अंदर घुसा था। उसने मुझसे बड़ी अजीबो गरीब किस्म की बातें की थी मोशे हावर्ड। मसलन उसने कहा था कि मुझ पर नजरियात की तब्दीली करके जो अमल किया गया है वो दर हकीकत नाकाम हो गया है। क्या? रैंडल खड़ा हो गया। उसे कैसे मालूम हुआ कि तुम पर इस किस्म का कोई अमल किया गया है? उसका कहना था कि वो आपके मुलाजमीन में से है, और चूंकि उसे बिलजबर यहाँ रोका गया है इसलिए वो आपसे बगावत पर आमादा है, और वो मुझसे मदद तलब कर रहा था। उसने मुझे इस जजीरे के महल्ले वकूफ से भी आगाह किया ताकि मैं यहाँ से निकलने के बाद जनरल टेरेस की मदद से इस जजीरे पर हमला आवर हो सकूं। मालूम नहीं तुम क्या कह रहे हो, रैंडल ने उलझे हुए अंदाज में कहा। यहाँ कोई शख्स भी ऐसा नहीं जिससे उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम लिया जा रहा हो। मैंने नकीता की तरफ देखा। उसने सारी लाकर रैंडल की बात की तायद की। वो शख्स कौन था और अब कहाँ है? रैंडल हावर्ड ने सवाल किया। वो तो उसी वक्त फरार होने में कामयाब हो गया था जनाब, मैंने कहा, और रैंडल हैरान रह गया। यकीन नहीं आता अली कि कोई शख्स तुम्हारी गिरफ्त से इस तरह भी निकल सकता है। मैं शर्मिंदा हूँ मोशे हावर्ड, मुझसे वाकई ही कोताही हुई, लेकिन मैंने माइक्रोफिल्म पर उसकी तस्वीरें उतार ली थी। मैंने जेब से लाइटर निकालते हुए कहा, तुमने देखा सिगरेट नोशी कितनी मुफीद चीज है? रैंडल ने खुश होकर कहा। फिर नकीता से मुखातिब हुआ, अली से लाइटर लेकर 4 नंबर में दे दो, मुझे फौरन रिजल्ट चाहिए। नकीता ने मुझसे लाइटर ले लिया और कॉन्फ्रेंस हॉल के एक दरवाजे से बाहर निकल गई। उसकी वापसी में बमुश्किल 2 मिनट लगे होंगे। इसमें दूसरी फिल्म डाल दी गई है अली, नकीता ने लाइटर मुझे वापस करते हुए कहा। 10 मिनट के अंदर अंदर मालूम हो जाएगा कि वो शख्स कौन था, रैंडल ने कहा। लेकिन तुमने उसका नाम क्यों नहीं पूछा? मैंने उसकी जरूरत नहीं महसूस की थी मोशे हावर्ड, और फिर क्या जरूरी था कि वो मुझे असल नाम ही बताता? मैंने सोचा था कि सुबह इसका तोहफा आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। समझ में नहीं आता, रैंडल बुड़बुड़ाया। इस जजीरे पर बाहर से किसी शख्स की आमद भी नामुमकिन है। 10 मिनट के अंदर अंदर माइक्रोफिल्म से तस्वीर बंद कर रैंडल तक पहुंच गई। रैंडल ने तस्वीर उठाकर देखा और उसके चेहरे से शदीद उलझन जाहिर होने लगी। मैंने इस शख्स को कभी नहीं देखा मिस्टर अली, और अब ये मामला और भी ज्यादा पुरअसरार हो गया है। मुझे इस पर ज़ाती तवज्जो देनी पड़ेगी, लेकिन जिस कदर तशवीशनाक बात है कि अब यहाँ से तुम्हारी रवानगी में मजीद ताखीर का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। मालूम नहीं यहाँ किस किस्म की साजिशें हो रही हैं। रैंडल की आवाज से परेशानी जाहिर हो रही थी। इससे कबल मैंने उसे परेशान होते नहीं देखा था। अब तुम कॉटेज में वापस नहीं जाओगे, मैं आज ही तुम्हारी रवानगी का बंदोबस्त कर रहा हूँ। अरे नहीं मोशे हावर्ड, मैंने हंसकर कहा, मेरी जिंदगी को कोई खतरा लाक नहीं। क्या मैं अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकता? ये बात नहीं, रैंडल ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा। मामला इस कदर पुरअसरार है कि मेरी तो अकल ही खब होकर रह गई है। कोई हमारे मंसूबे को सबूताज करना चाहता है। पोजीशन ये है कि कल तक मैं इस जजीरे को महफूज तरीन मुकाम तस्वर करता था, लेकिन कल रात जो वाकया पेश आया है उसने मुझे हिला कर ही रख दिया है। बज़ाहिर ये नामुमकिन मालूम होता है कि कोई अजनबी इस जजीरे पर भी कदम रख सके, और ये तो समझ में आने वाली बात ही नहीं कि किसी को तुम्हारे बारे में इल्म हो जाए। यकीनन मेरा ही कोई आदमी गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है, और ये काम बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हुआ है। क्या तुम मेरी परेशानी का अंदाजा नहीं कर सकते? ठीक है मोशे हावर्ड, जैसा आप मुनासिब समझेंगे, मैं हर तरह से तैयार हूँ। तुम अब नकीता के साथ ही रहोगे। तुम्हें ब्रीफ केस के खुफिया खाने में इंतहाई मुख्तसर जिसामत के रिमोट कंट्रोल बम मिलेंगे। नकीता इनके इस्तेमाल से वाकिफ है। इसके अलावा अगर मजीद तुम्हें कोई मदद दरकार हो तो गोटेल में हमारे एजेंट तुमसे राब्ता कायम कर लेंगे, और तुम्हें जो चीज भी दरकार हो वो तुम्हें फराहम कर देंगे। नकीता मुझे एक मुख्तसर सी ख्वाबगाह में ले आई। आराम करो अली, उसने मुस्कुरा कर कहा। तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुमने मेरी ख्वाहिश की और मैं तुम्हें मिल गई। काश तुम मेकअप में ना होती, मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा। मेकअप की वजह से तुम्हारा हुस्न तो खत्म होकर रह गया। आदमी बहुत नाशुक्रा होता है मिस्टर अली, नकीता ने शोखी से कहा। पहले किसी नेमत की ख्वाहिश करता है और जब वो उसे मैसर आ जाए तो उसकी नाकदरी करने लगता है। मैं किसी भी नेमत की कदर सिर्फ उस वक्त करता हूँ जब मुझे कोई मुहिम दरपेश नहीं होती, लिहाजा फिल वक्त तो मुझे माजूर ही समझो। मैंने आंखें खोलकर हैरत से इधर उधर देखा। मैं एक पुरतकल्लुफ बेड पर दराज था और मेरे बराबर नकीता मौजूद थी, और तहजीब के मेकअप में ही थी। वो ख्वाबगाह तो नहीं थी, ये तो कोई और जगह थी। होटल का कमरा मालूम होता था, और जैसे ही मैंने दूसरी तरफ सर घुमाया मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई। बेड साइड टेबल पर रखे हुए गिलास पर होटल का नाम कुंदा था, जिसे पढ़कर मैं हैरान रह गया। ये तो घोटेल के एक होटल का नाम था।
मैंने बड़ी तेजी से बेड छोड़ दिया और जल्दी से कमरे की तलाशी ले डाली। अलमारी में मेरे और नकीता के मलबूसात थे और ब्रीफ केस भी था, जिसके अंदर मेरे और तहजीब के पासपोर्ट भी मौजूद थे। ये वही पासपोर्ट थे जिस पर हम 6 माह कबल गोटे हिल आए थे। मैंने पासपोर्ट खोलकर देखे तो मालूम हुआ कि हम जिस रोज गोटे हिल आए थे उसी रोज की फ्लाइट से इराक वापस चले गए थे और उसके बाद अब गोटे हिल आए थे। पासपोर्ट पर लगी हुई इमिग्रेशन की मोहरें भी यही जाहिर कर रही थी। मैंने अलमारी बंद की और वापस बेड पर आकर बैठ गया। मैं तो उस जजीरे पर था और नकीता के साथ था। ब्रीफ केस वहीं मेरे हवाले कर दिया गया था। मैंने दोपहर का खाना नकीता के साथ ही खाया और उसके बाद चूंकि कोई काम नहीं था इसलिए जरा देर को लेटा था और उसके बाद मेरी आंख जब खुली थी मैंने घड़ी देखी, पर्दे हटाकर खिड़की से बाहर झांका। सुबह का वक्त था, यानी दोपहर से अब तक सोता ही रहा था। लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि आखिर हमें आलम बेहोशी में यहाँ मुंतकिल किस तरह किया गया था और फिर पासपोर्ट पर लगी हुई इमिग्रेशन की मोहरें। नकीता ने करवट ली और फिर आंखें खोल दी। सुबह बखैर अली, उसने कहा। गोया उसे मालूम था कि यह सुबह का वक्त है। वो चादर हटाकर उठ बैठी और मुझे उसकी तरफ से नजरें हटानी पड़ी। उसने शबे ख्वाबी का मुहीन लिबास ओढ़ रखा था। बाथरूम उस तरफ है। मैंने हाथ उठाकर पहले ढंग का लिबास पहन कर आओ, फिर कोई और बात होगी। क्यों, क्या इसमें बुरी लग रही हूँ? नकीता ने ठिला कर कहा और मैं उसे खुशमगीन नजरों से घूरने लगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि जब मुझे कोई मुहिम दरपेश होती है तो मैं किसी नेमत की कदर नहीं कर सकता। नकीता ने मेरी बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना और खामोशी से उठी और अलमारी से एक जोड़ा निकालकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। मैंने फोन का रिसीवर उठाकर रूम सर्विस को नाश्ते का ऑर्डर दे दिया। 5 मिनट के अंदर दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक सुनकर मैं हैरान रह गया। ऑर्डर की तामील होने में कम से कम 15 मिनट तो लगने चाहिए थे। आखिर ये लोग कितनी तेज सर्विस करते हैं। कम इन, मैंने ऊंची आवाज में कहा। दरवाजा खुला और नीले सूट में मलबूस एक सुर्ख और सफेद वजीहा शख्स अंदर दाखिल हुआ। गुड मॉर्निंग मिस्टर अली, उस शख्स ने मोदबाना अंदाज में कहा। मैं डेविड रेयान हूँ, इस होटल का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। मैंने तफहीमी अंदाज में सर को जुम्बश दी। क्या यहाँ का पूरा अमला ईगल से मुतल्लक है? ये होटल दरअसल मोशी हावर्ड की मलकियत है और यहाँ के बेशतर अमले का ताल्लुक भी ईगल से ही है। इससे हमें ये सहूलत है कि हम किसी की नजर में आए बगैर अपना काम कर सकते हैं। मैं समझ गया। ये बताओ ईगल की गोटे हिल ब्रांच का इंचार्ज कौन है? यही खाकसार इंचार्ज है, डेविड रेयान ने इंकिसारी से कहा, और मुझे आपके हर हुक्म की तामील करने का हुक्म मिला है। ठीक है, मैं जरा हालात का जायजा ले लूं, फिर अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें जहमत दूंगा। परसों आने वाले तूफान ने गोटे हिल की साहिल इलाकों में बड़ी तबाही मचाई है, डेविड ने कहा। जनरल टेरेस की मसरूफियात बढ़ गई हैं। वो बजाते खुद इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहा है। यहाँ के बाद हल्कों में यह ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि मुमकिन है वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस मौखर कर दी जाए। अच्छा, मैंने दिलचस्पी जाहिर करते हुए कहा, और तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में किसी ताखीर का इम्कान नहीं। अगर ऐसा होता तो अब तक इस सिलसिले में कोई ना कोई बात सामने आ चुकी होती। तुम्हारा तजज़िया दुरुस्त मालूम होता है, मैंने सर हिलाकर कहा। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए मुकाम का तयन तो किया जाना होगा। जी हाँ, कॉन्फ्रेंस नेशनल असेंबली हाल में मुनक्कद होगी और उसके लिए इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। अब तुम जा सकते हो मिस्टर डेविड। नाश्ते के बाद मैं तुम्हें फिर रहमत दूंगा। डेविड चला गया और उसके जाने के बाद नकीता भी नहा धोकर बाथरूम से बाहर निकल आई। किससे बातें कर रहे थे अली? नकीता ने बाल झटकते हुए पूछा। कोई डेविड रेयान था, गोटेल में ईगल का इंचार्ज। मैं उससे वाकिफ हूँ, वो बहुत ज़हीन आदमी है। मेरे सामने उसकी तारीफ मत करो वरना मैं उससे रकाबत महसूस करने लगूंगा। किसी की तारीफ करने का ये मकसद तो नहीं होता, नकीता ने हंसकर कहा, और मैं संजीदा हो गया। मकसद का फर्क दरअसल तर्ज़े माशरत का फर्क होता है। तुम आज़ाद माशरे से ताल्लुक रखती हो और मैं तीसरी दुनिया का आदमी हूँ। मैं तो अपने अंदाज ही में सोचूंगा। तुम्हारी दिल आदारी हुई अली, आइंदा मैं एहतियात बरतूंगी। दिल आदारी का सबब तुम्हारा तबसरा नहीं बल्कि बुनियादी फर्क है जो हमारे नजरियात के दरमियान हायल है। तुम लोग जिसे मोहब्बत कहते हो हमारे यहाँ हवस कहलाती है। तुम भी सुबह सुबह क्या बातें ले बैठे? नकीता ने बोरियत से कहा। पहले नाश्ता वगैरह तो कर लें, इन बातों के लिए वक्त की कमी तो नहीं है। नाश्ते के बाद मैंने डेविड रेयान को बुलवाया। हाँ मिस्टर, अब बताओ कि यहाँ की क्या सूरत हाल है? मैंने लाइटर से एक सिगरेट जलाकर कहा। वजारत खारजा कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में 5 रोज बाकी रह गए हैं, डेविड ने कहा। उस कॉन्फ्रेंस में 16 मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के आफाज से 1 रोज कबल तमाम ममालिक के वज़राए खारजा यहाँ मिलेंगे। कॉन्फ्रेंस के अफराद से 1 रोज कबल तमाम ममालिक के वज़राए खारजा यहाँ पहुँच जाएंगे। जनरल टेरेस उन्हें फौजी एयरपोर्ट पर खुद रिसीव करेंगे।
जहाँ से उन्हें स्टेट गेस्ट हाउस ले जाया जाएगा और उससे अगले रोज वो नेशनल असेंबली हॉल में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस 2 रोज जारी रहेगी और उसमें इसराइल के खिलाफ किसी ऐसे इकदाम पर गौर किया जाएगा जिसके जरिए उसे कमजोर किया जा सके। गोटे इल्मीगल का अमल दखल बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद तुम लोग इस सिलसिले में बेबस हो गए। इसकी क्या वजह है? मैंने कहा, इसकी बुनियादी वजह यह है मिस्टर अली कि हिफाजती इंतजामात फौज के सुपुर्द है और फौज में हमारा जरा भी अमल दखल नहीं है। ये चीज तो वाकई ही मसला बनेगी, मैंने तशवीश से कहा। मैं यहाँ से जाकर जायजा लेता हूँ, मुमकिन है कोई सूरत निकल आए, मुमकिन है कोई सूरत ना निकले। ये भी मुमकिन है कि मुझे इस मिशन की तकमील के लिए कुछ खास चीजों की मदद की जरूरत पड़ जाए। जाहिर है मुझे जिस चीज की मदद की भी जरूरत पड़ी तुम मुहैया कर दोगे, लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि मुझे अफरादी कुव्वत की जरूरत पड़ जाए। हमारे पास उसकी भी कमी नहीं, डेविड ने तेजी से कहा। इस वक्त गोटे हिल में 250 के करीब अफराद मौजूद हैं जो एक इशारे पर हर किस्म की मदद करने के लिए हाजिर होंगे। मुझे तो किसी मखसूस किस्म के फर्द या अफराद की जरूरत होगी। ये तयन कैसे होगा कि मेरे मतलूबा अफराद कौन कौन से हैं? ये क्या मसला है? डेविड ने कहा। आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या सलाहियतें मतलूब हैं, मैं खुद मतलूबा सलाहियतों के हामिल अफराद का इंतखाब करूंगा। नहीं मिस्टर डेविड, हमारे पास इतना वक्त नहीं। मैंने मुतासफाना अंदाज में नफी में सारी लाया। बाज़ एक लम्हा अहम होता है। ठीक कह रहे हैं मिस्टर अली, लेकिन इस मसले का क्या हल हो सकता है? इसका वाहिद हल ये है कि तुम यहाँ मौजूद अपने तमाम अफराद के बारे में तफसीलात मुझे फराहम कर दो। क्या कोई ऐसी फहरिस्त जिसमें एक नज़र डालकर हर फर्द के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो जाएं? बिल्कुल है मिस्टर अली, और मैं वो फहरिस्त आपको फराहम कर दूंगा ताकि आप बवक्ते ज़रूरत सिर्फ हमें नामों से मुतल्ला करके अपने मतलूबा अफराद तलब कर सके। डेविड ने कमरे से फ़ोन करके अपने तमाम अफराद की फहरिस्त वहीं तलब कर ली। मैंने उस फहरिस्त पर एक नज़र डाली, उसमें तमाम मालूमात मौजूद थी। मैंने वो फहरिस्त एहतियात से ब्रीफ केस में रख दी। अब तुम चले जाओ, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं खुद तुमसे राब्ता कायम कर लूँगा। मैं जनरल टेरेस को फ़ोन करने जा रहा हूँ। मेरा क़याम टेरेस महल में ही रहेगा, इसलिए मेरी पोजीशन बहुत नाजुक होगी। लिहाजा कितनी अहम बात क्यों ना हो और उसका मेरे इल्म में आना कितना ही ज़रूरी क्यों ना हो, तुम मुझसे राब्ते की कोशिश नहीं करोगे। ज़रा सी बेएहतियाती से जनरल टेरेस मशकूक हो सकता है। अगर वो एक बार मेरी तरफ से मशकूक हो गया तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा और हम एक नाकाबिले तलाफी नुकसान से 2 चार हो जाएंगे।